हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनके डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी आपके पास 3 पार्ट्स में अवेलेबल करा चुका हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको हेल्प मिल भी रही होगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो को पूरा फ़ायदा उसका उठा सकें। तो आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने से पहले आपको बता दूं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप जाके सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो और बेटर रहेगा। प्रिंट आउट नहीं भी निकालते, किसी दूसरे डिवाइस पर आप उसको सामने रख के फिर क्वेश्चंस को यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ए सेट। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सेट नहीं है। तो पहले में कहता था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ऑल इवन इंटीजर्स फिक्स होते हैं, सबको पता है। इवन इंटीजर 2 से आप स्टार्ट करोगे, 2, 4, 6, 8, 10, आप चाहे उस लिस्ट को मैं आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, सेम ही बननी है, तो वो तो सेट है। तो यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, ये भी फिक्स है, इसका भी आप सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, आ गया हमारा आंसर, आ गया कि कहता है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब भाई कौन मोस्ट टैलेंटेड है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपके पास मिल गया, पहले का आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। सबसे पहला ऑप्शन है 0 डजंट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें नहीं है ये, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है आपका। सेकंड में कहता है 3 बिलोंग्स टू ए, 3 तो इसमें आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। फिर कहता है कि 3 इज बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 के ऊपर उसने ब्रेसेस लगा दिया। इसने क्या करा, जो सी ऑप्शन है उसमें इसके ऊपर ब्रेसेस लगा दिया। ब्रेसेस लगा दिया, इसका मतलब 3 बिलोंग नहीं करेगा, 3 जो है वो सबसेट होगा। तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो नॉट ट्रू है वही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो नल सेट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3-4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई नल सेट किस में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो ए ऑप्शन है उसमें कहता है x बिलोंग्स टू n एंड 2x - 1 = 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 और x की वैल्यू 2। तो 2 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, नल सेट चाहिए। नल सेट मतलब जिसमें x ना आए। फिर सेकंड पार्ट में कहता है x² < 20, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। तो ऐसे तो कई नंबर हो सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पे 20 से कम आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का हो गया। तो इसमें तो 1 से ज़्यादा ही आ रहे हैं भाई, तो ये भी नहीं, ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड में कहता है x इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े इवन भी हो और प्राइम भी हो, और 2 से बड़ा इवन प्राइम कोई नहीं होता, तो सी हमारा आंसर आएगा। क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं केवल उसमें 2 ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है, बाकी जितने भी प्राइम होते हैं सारे के सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट फाइनाइट है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है x = 2n, n बिलोंग्स टू n। जब x की वैल्यू आपको 2n दे दी, इसने x की वैल्यू 2n दे दी और आगे कोई लिमिट नहीं दी है, तो n की जगह तो मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो ये इन्फिनाइट आएगा। बी ऑप्शन में कहता है प्राइम नंबर भी इन्फिनाइट आएंगे। सी में कहता है x इज़ ए फैक्टर ऑफ 128। अब 128 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो ये तो फाइनाइट ही होंगे ना, जैसे इसका फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 तो होगा नहीं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से करते करते इसके कई सारे फैक्टर होंगे, लेकिन जो लास्ट फैक्टर है इसका वो 128 होगा, उससे आगे तो नहीं जा सकता। तो चाहे इसके अंदर 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, है तो फाइनाइट ही। तो वो आपको सारे लिखने नहीं है, आपको बस इतना बता रहा है फाइनाइट है, तो बस फाइनाइट है।
तो इसका जो ऑप्शन है वो बन गया हमारे पास सी। सी बड़े आंसर आ रहे हैं। फिफ्थ में कहता है गिवन सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड बी इक्वल्स टू 0 2 4 6 सी इक्वल्स टू 7 8 9 विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। आपको जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए अभी तक जो सेट में आपके पास थे 1 3 5 7 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक ऑड नंबर है। दूसरे सेट में कहता है 0 2 4 6, बस 8 इसमें नहीं है। सी में कहता है 7 8 9, तो 9 से ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पास सेट आ गया डी, डी के अंदर 0 भी दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ऑप्शन, सारे जो नंबर्स हैं वो दिए हुए। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में, इसका ऑप्शन बनेगा डी, ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 6 में कहता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट। तो 6 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं आपके, उसका फार्मूला होता है 2n-1। तो यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो क्या बन गया 2⁴ - 1, यानी इसमें ऑप्शन आ गया आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अब 7th में भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। कहता है n सबसेट ऑफ r, n सबसेट ऑफ q, q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, n सबसेट ऑफ इर। t का मतलब क्या है यहाँ पर, t का मतलब है इर्रेशनल नंबर। n रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये ठीक है। n जो रैशनल नंबर होते हैं उनको भी बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 होते हैं, इनको आप रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो है इर्रेशनल नंबर में नहीं आता, तो ये हमारा आंसर है। मतलब ये राइट लगा रहा हूँ, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्वेश्चन के हिसाब से ना तो हमारा ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, हमारा आंसर ये होगा। जो गलत है वही हमारा आंसर होगा, वही हमें नंबर दे के जाएगा। 8th क्वेश्चन में कहता हूँ द रियल एक्सिस इफ a इक्वल्स टू 1 5 एंड b इक्वल्स टू 3 9। रियल एक्सिस मतलब जो x एक्सिस हो गया आपका, उस पर कहता है a जो है वो 1 5 है, यहाँ पर 1 आ गया। 1 के ऊपर देखो क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है और 5 के ऊपर भी, तो 1 को भी काउंट करना है, 5 को भी काउंट करना है, ये हो गया, ये आपका a है। और b कहता है 3 9 है, b 3 9 है तो 3 यहाँ पर कहीं हो गया मान लो, इस पर भी क्लोज ब्रैकेट है, 9 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, तो ये आ गया आपके पास b, यहाँ से लेकर यहाँ तक b हो गया, यहाँ से यहाँ तक a हो गया। अब ये कहता है a माइनस b बताना है, तो a माइनस b करोगे आप, इस a में से जो b के कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दो। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले हैं, इनको हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 से लेकर, ये 1 है, 1 से लेकर 3 तक। लेकिन 3 क्योंकि इसमें आ रहा था, इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 1 से लेकर 3 की तरफ लगा दोगे आप ओपन इंटरवल, क्लोज मत लगाना। 9th में कहता है एन ए माइनस बी दिया हुआ आपको 10, एन ए माइनस बी 10 दिया हुआ, इसका मतलब हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 10 है। तो एन ए की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से 10 प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसके आगे दिया हुआ है एन बी माइनस ए, ये 23 है। ऐसे यहाँ से आप एन बी निकालोगे सेम फार्मूला लगा के, तो 23 प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एन ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 50, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूनियन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी हो गया हमारे पास 50, ए की जगह आप यह लिख दो 10 प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह आप यह लिखो माइनस, ये हो गया लास्ट में, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड करके इधर लाओ, 33 हो गया, 33 15 में से माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 10, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दो फाइनाइट सेट है, मतलब एलिमेंट उनके काउंटेबल है, और ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में आ रहे हैं, ठीक है। ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं।
तो अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि क्या पूछता है, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे, अगर ये कंडीशन है तो ए यूनियन बी के बराबर होता है, ये मतलब करेक्ट कंडीशन है। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालोगे तो वो ए के बराबर होगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसने ए माइनस बी फाइव, ए माइनस बी फाइव आएगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर तो होंगे ही होंगे। तो ए में से अगर आप बी माइनस करोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फाइन जो नल सेट है वो बचेगा। अगर आप बी माइनस ए करोगे तो ये फाइव नहीं आएगा, ये फाइव के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने आपको फाइव के बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना कि करेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो जो करेक्ट वाला है वो आपके आंसर वहाँ पर रॉन्ग है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो आपको उसमें से वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इसको रब करके। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसेट्स का फार्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ कहता है टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। दो फाइनाइट सेट है, एक के अंदर m एलिमेंट है, दूसरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 192 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है आपके पास 2⁻m। तो ये कह रहा है कि जो पहले वाला सेट है उसके नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले से 192 ज़्यादा है, तो दूसरे वाले के अंदर 192 ऐड कर दो। अब यहाँ से आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले इसको इधर लेकर आते हैं। 2m माइनस 2n इक्वल्स टू 192। यहाँ से आप 2 की पावर n कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। 192 के आप एलसीएम लेके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पर आपके पास इसमें 2 आएगा 6 टाइम्स। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 आएगा 6 टाइम्स और 3 आएगा एक बार। तो अब आपने जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेट बनाया हुआ है उस फॉर्मेट में इसको आप लिखोगे तो ये आ गया 3 को ऐसे लिखोगे 2 की पावर 2 माइनस 1। अब दोनों फॉर्मेट को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू तो आ जाएगी 6 और m माइनस n की वैल्यू आएगी 2। अब n की वैल्यू 6 है तो उसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऑप्शन आपका यहाँ बनेगा 8 6। पहले m की वैल्यू, फिर n की वैल्यू, m की वैल्यू 8, फिर n की वैल्यू 6। In a class of 80 students, 39 students play football, 45 play cricket and 15 play both the game. Then the number of students who play neither. आपके पास 80 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, उसमें से 39 तो फुटबॉल खेलते हैं। तो जो फुटबॉल वाला सेट है इसको मान लो आप A है, और जो क्रिकेट खेलते हैं उसको मान लेते हैं B है, और जो दोनों गेम खेलते हैं वो तो बन गया इंटरसेक्शन, तो वो दे रखा है आपको 15। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं, मतलब यूनियन। तो NA प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन 69। अब 69 टोटल स्टूडेंट थे आपके पास 80, तो उसमें से 69 ऐसे हैं जो या तो भाई क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों जगह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं, 80 टोटल हैं, उसमें से 69 माइनस कर दो, 11 स्टूडेंट आ जाएंगे ऐसे जो ना क्रिकेट पसंद करते ना फुटबॉल पसंद करते। 13 में कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 52 लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, 37 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। यानी जो 70 पीपल हैं, 70 लोग हैं, वो सभी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे इसमें था, कि भाई कुछ लोग ना तो ये खेलते ना वो खेलते। तो 80 इसके अंदर क्या था, यूनिवर्सल सेट था। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 70 लोग हैं, 70 में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेता है, चाहे कोई टी ले रहा है या कॉफ़ी ले रहा है या सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है। तो यानी जो 70 यहाँ पर दिया हुआ है ये यूनियन है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं उसको मान लेते हैं वो A है, जो टी ले रहे हैं उसको मान लेते हैं B है। अब कितने ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक ले रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो यूनियन का फार्मूला लगाओ, NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ,
तो 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी इंजॉय कर रहे हैं और चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। 14 में कहता है एन ऑफ, ये एप्सिलॉन का साइन है, यूनिवर्सल का साइन है ये तो इसमें भी आपको इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। तो यूनियन आपको दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 38, ये 30, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 68 में से 50 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 18। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15 में आपको यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो है 1 से लेकर 40 तक। ए सेट है, उसमें कह रहा है डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स 6 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो 6 खुद हो गया, फिर 6 की टेबल पढ़ते जाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, कहीं फ्लो में इससे ज़्यादा भी निकलते जाओ। यहाँ पर 40 तक है तो बस 36 रहेगा, अगला नंबर तो 42 बन जाएगा। और जो सेट बी है उसमें कह रहा है n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n। तो बी जो सेट है आपके पास n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर 25, फिर 36। अब पूछता है NA माइनस NB। NA मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। B में कितने एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। दोनों को माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 आपका इसमें आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में आपको A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, R जो रिलेशन है उसमें क्या कह रहा है, A है आपके पास -1258, B आपको दिया है 01367। ये कहता है आर बी द रिलेशन इज़ 1 लेस देन फ्रॉम A, यानी A से 1 कम होना चाहिए, देन R इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर लोगे -1 तो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको 0, ठीक है। अगर आप लोगे यहाँ पर 2 तो 2 के साथ यहाँ पर आएगा 3। अगर आप लोगे 5 के साथ आएगा 6। अगर आप 8 लोगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमें उल्टा करना है, हमें ये वाला जो है इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो बस ये 3 एलिमेंट बनेंगे, ये 3 एलिमेंट आपके पहले ऑप्शन में आए, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में कहता है 17th में आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ, वैसे ही एक्स और वाई दोनों होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और इक्वेशन आपको दी है 2x + y = 81। तो डोमेन बताना, डोमेन मतलब r की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है जो आप पुट कर सकते हो वो बतानी है। x की वैल्यू देखो, अगर आप 0 पुट करोगे तो ये देखना आपको कि जो y का आंसर आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, y आएगा 81, होल नंबर है, यानी 0 हो सकता है। यहाँ 1 पुट करूँगा, 81 है, 8 है सॉरी, तो 0 पुट करेंगे तो भी आंसर हमारा 8 तो आएगा ही। 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, तो पॉसिबल है। 2 पुट करोगे तो यहाँ 4 माइनस करोगे 4 ही बचेगा, ये भी होल नंबर है। 3 पुट करोगे तो 6 - 8 2 हो जाएगा, ये भी होल नंबर है। अगर 4 पुट करोगे 4 2 8, 8 - 8 करोगे 0 आ रहा है, यानी 4 भी पुट कर सकते हैं। जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन है, जो आंसर आता है वो रेंज है। तो हम ये सभी नंबर पुट कर सकते हैं। 5 पुट करोगे तो -2 आएगा, -2 होल में नहीं होता, तो बस ये आपका सेट बनेगा। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये सी ऑप्शन है, 0 1 2 3 4। 18 उसमें एक्स वाई दोनों जो हैं वो नेचुरल नंबर है, इसमें होल थे, इसमें नेचुरल है, और इक्वेशन है x + 2y = 21। तो यहाँ पर आपको बतानी है रेंज, मतलब आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो सकता है, अब नेचुरल नंबर है पहला 1 को मैं यहाँ पुट करूँगा, उधर जाके 20 हो गया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 10। तो नेचुरल नंबर आपका 10 आ सकता है। यहाँ पर फिर हमने 2 पुट करा, 2 पुट करोगे तो उधर क्या आ जाएगा 19। अब 19 को 2 से डिवाइड करोगे, नेचुरल नहीं आएगा, तो 2 तो पुट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप 3 पुट करते हो तो यहाँ आ जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 9। आंसर लिखना है हमें, ठीक है, रेंज का मतलब आंसर लिखना है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 10 से स्टार्ट होके 10 9 8 7 1 आपके जो सारे के सारे 1 तक सारे आंसर आ जाएंगे।
अब ये आपको जो ऑप्शन दिया हुआ बी ऑप्शन है, उसमें लिखा वैसे 1 से लिखा 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर का मैटर नहीं करता, ऑर्डर पहले लिख लो बाद में लिख लो सेट्स के अंदर, उससे मैटर नहीं करता। 19 क्वेश्चन देखो, ए आपको दिया हुआ है 3 5, बी दिया हुआ है 7 11। ए में 3 5 है, दोनों ऑड है। बी आपको दिया है 7 11, ये भी दोनों ऑड है। और ये कहता है कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ए माइनस बी वो भी ऑड है। तो भाई ऑड नंबर को ऑड नंबर में से माइनस करेंगे तो इवन आता है, ऑड नहीं आता। डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स इज इवन, ऑड नहीं आता। तो ये कह रहा है कि रिलेशन में ऑड आएगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा। कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा तो नल सेट बनेगा, यानी आपके पास बी ऑप्शन आएगा इसमें, जो रिलेशन में क्या बन रहा है, नल सेट बन रहा है। 20th क्वेश्चन, इसमें कहता है इफ़ आर इक्वल्स टू एक्स वाई, दोनों इंटीजर्स हैं, और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, देन विच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो आर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा। एक तो 1 4 है, एक 0 3 है, एक 5 2 है, और एक -4 1 है। तो वैल्यू पुट करके देखो भाई, y की जगह यहाँ पर रखेंगे 4, इधर आएगा 1, तो 1 - 3 -2 होता है, तो ये बराबर नहीं आ रहा। यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 0, तो 3 और 0 -3 -3 आएगा, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ रखोगे आप 2, यहाँ रखोगे आप 5, तो 5 - 3 आपके पास बन रहा है 2, ठीक है। यहाँ 5 रखोगे, 5 - 3 2, यहाँ भी 2 है, तो ये बन रहा है। इसको भी चेक कर लो, यहाँ रखोगे आप 1, यहाँ रखोगे -4 -3 -7, ये बराबर नहीं है, तो ये 5 2 आपका आंसर है। तो 21st क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई दोनों ही होल नंबर है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 69 169। देन द डोमेन ऑफ आर, डोमेन मतलब आर की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो। तो आर की वैल्यू देखो, होल नंबर है, होल नंबर में अगर आप 0 पुट करते हो, एक्स की जगह 0 पुट करते हो, तो वाई स्क्वायर आएगा 169, यानी आंसर आ जाएगा आपका ±13। लेकिन हमें रेंज नहीं बतानी, हमें डोमेन देखना है, मतलब 0 पुट कर सकते हैं। तो ठीक है, 0 आंसर आ गया। 1 पुट करोगे तो ये आएगा 164। अब 164 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होता, होल नंबर नहीं आएगा, तो 1 पुट नहीं कर सकते हो। उसके बाद कौन सा नंबर है जो आप इसमें पुट कर सकते हो, 5 पुट करके देखो। 25 हो गया, 25 को उधर ले जाके माइनस करोगे, 144 आ जाएगा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 उसका स्क्वायर रूट होता है, तो यानी आप 5 भी पुट कर सकते हो। ऐसे अगर आप यहाँ पर 12 भी पुट करोगे उससे भी बन जाएगा, 13 पुट करोगे उससे भी बनेगा, तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। बाकी किसी में आप पुट करके देखोगे तो सारे ऑप्शन आपके नहीं बनेंगे। 22, इसमें कहता है कि सेट ए है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, ए और बी। सेट बी है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। तो आपसे पूछता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 पी क्यू। पी मतलब ये एलिमेंट, क्यू मतलब ये एलिमेंट, तो 2 मतलब 64। 23, if R is a relation on the set of all straight line drawn in a plane defined by L1 related to L2 if and only if L1 perpendicular to L2। L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर आपको रिलेशन बताना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव होता है कि जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब L1 जो होगा अगर L1 के ही पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। अगर कोई भी लाइन है, मान लो ये L1 है, तो ये L1 खुद के साथ परपेंडिकुलर थोड़ा ना होगी, खुद के साथ तो ये खुद ही रहेगी, मतलब पैरेलल हो सकती है, कोलिनियर हो सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, हो सकता है तो सिमेट्रिक तो ये बन रही है। ट्रांजिटिव में हो गया कि भाई L1 L2 के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो फिर पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब
ट्रांजिटिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो इक्विवेलेंस तो होने का मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या? सिमेट्रिक। तो आंसर आएगा सिमेट्रिक। 24 R is a relation on set of all natural number defined by this if n divides m, n m को डिवाइड करता है तो रिलेशन आपका कैसा होगा। अब किसी भी नंबर से आप किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा 1 आएगा। अगर मैं a को a से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब 1 नेचुरल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव तो ये बन रहा है। अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो सपोज आंसर 2 आ रहा है, तो कुछ भी मान लेंगे। लेकिन अगर मैं b को a से डिवाइड करूँगा तो 1/2 आएगा, तो ये तो नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक ही नहीं है। अब ट्रांजिटिव वो चेक करना है कि भाई a को अगर मैं b से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर मान लो 1 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, 1 तो छोड़ो चेंज कर देते हैं, कुछ 2 आ रहा है। और अगर मैं b को c से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। तो a को हम c से भी डिवाइड कर सकते हैं, a b से a को डिवाइड कर रहे हैं और c b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब c a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब c a को डिवाइड करेगा, आंसर कुछ भी आए, a c को डिवाइड करेगा, अब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, लेकिन आएगा नेचुरल नंबर में से। देखो मान लो एग्जाम्पल समझ लो, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक नंबर लूँ, मान लो मैं यहाँ पर ले लिया मैंने 16, यहाँ ले लिया 4 आ रहा है, नेचुरल नंबर है। अब ये नंबर आपको b जो आपको यहाँ रखना है, 4 को डिवाइड करूँगा मान लो मैं 2 से, 2 आ रहा है, तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ रहा है ना, तो नेचुरल नंबर आएगा ही। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बना इसमें C। 25 If R is a relation on Z set of odd integer modulus of x minus y less than equals to 1, जो इसका मॉडुलस है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर हम x माइनस एक्स लेते हैं तो 0 आएगा, और 0 जो होता है वो 1 से छोटा ही होता है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है। अब अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो y माइनस एक्स, तो भी ये 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करेगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा भाई? जो वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से अगर मान लो 0.5 आ रही है तो यहाँ से भी 0.5 ही आएगी, 1 से छोटा रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम ट्रांजिटिव में देखें तो सिमेट्रिक भी ये बन गया। ट्रांजिटिव में अगर ये हम कहते हैं कि भाई x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है और y माइनस जेड ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि x माइनस जेड आप करोगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव आपका नहीं बनेगा। तो इसमें ऑप्शन बना हुआ क्या? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी ए ऑप्शन आ गया। 26 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। कुछ रिलेशन आपको दिए, इनमें से कौन सा फंक्शन है? तो पहला जो ऑप्शन है उसमें ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास 3 और 9 एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसी में आपको 3, 11 भी दिया हुआ है, यानी 3 के 2 आंसर आ रहे हैं। लेकिन फंक्शन में क्या होता है? एक डोमेन का एक ही आंसर आएगा, दो नहीं हो सकते। मतलब ये वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, देख लो बस आप। तो सेकंड ऑप्शन देखोगे उसमें 2 रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, उसमें सब अलग अलग है, तो वो आपका फंक्शन है सी। फोर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? वहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है पहले वाले प्लेस पर। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है हमारा वो फंक्शन है। 27 लेट ए एम बी टू फाइनाइट सेट देन द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पीछे हमने निकाला था नंबर ऑफ रिलेशन, अब निकालना है नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो बस ये फार्मूला ही आपको बताना है, डी ऑप्शन है उसमें आपको फार्मूला दे रखा है। अब 28 क्वेश्चन वो इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि भाई ए के अंदर तो 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए बताना है। ए टू ए का मतलब एन ए की पावर एन ए ही रहेगी, यानी 3 की पावर 3 मतलब 27।
क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स आपको दे रखा है, इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन मतलब जो आप एक्स की वैल्यू रख सकते हो। अब अगर रूट लग जाता है तो रूट लगने का मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर, इसकी जो पूरी वैल्यू है ना, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव कब होगी? जब ए स्क्वायर की वैल्यू इससे छोटी होगी। अब ए स्क्वायर आपका क्या होगा? या तो आप इसमें एक्स की जगह आप यहाँ पर ए रख सकते हो, या फिर आप उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ा सकते हो। जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ाओगे, लेकिन वो वैल्यू सारी की सारी क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू इससे छोटी आनी चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ ऑप्शन है आपके पास -a से लेकर +a तक, यानी यहाँ पर जो आपके पास बी ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बनेगा। इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करोगे आसानी से हो जाएगा। -a से a तक के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इससे अगर आपने बाहर चले गए, 2a चले गए, 3a चले गए, तो आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो डोमेन है आपका, डोमेन आ जाएगा यहाँ पर -a to a। 30th क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको डोमेन बताना है। यहाँ पर है x² -9। अब x² -9 का मतलब फिर वही डोमेन वाली बात है, लेकिन इसमें x पहले है, x पहले है इसमें। तो आपको ये जो x की वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो? x की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है कि भाई ये बस 9 तक आ जाए ना, या 9 से बड़ी आए। अब 9 से बड़ी कब आएगी? जब आप इसकी वैल्यू रखोगे -∞ से लेकर -3 तक के बीच में, यानी -4 रख दो, -5 रख दो, तो ये बड़ा ही रहेगा। आप यहाँ 2 नहीं रख सकते, ठीक है, या 2.9 नहीं रख सकते, क्योंकि वो वैल्यू आएगी इससे छोटी। इससे छोटी आने का मतलब है आंसर नेगेटिव हो जाएगा। आंसर हमें नेगेटिव नहीं लाना है। या फिर आप पॉजिटिव साइड रख सकते हो, ∞ से लेकर 3 से लेकर ∞ तक। 3 आप रख सकते हो, तो 3 पे क्लोज इंटरवल लगाना, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये सी, -∞ से -3 यूनियन 3 से लेकर ∞। ऑप्शन से करना, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएंगे। सीधा प्रॉपर मेथड से जाओगे तो कईयों में टाइम लग जाएगा, लेकिन निकल तो जाएंगे, लेकिन टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बड़ी वैल्यू है भाई MCQ में। 31 में कह रहा है आपको डोमेन बताना है। रैशनल फंक्शन दिया हुआ एक, रैशनल फंक्शन में क्या होता है? ऊपर क्या है क्या नहीं है कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है डिनोमिनेटर। ये वाली वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा? x - 3 और x + 2, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये रियल फंक्शन में रखना है तो, यानी आपका जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड -2। इन दोनों वैल्यू को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हो। 32 में भी आपको डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, और फंक्शन आपको दे रखा है f(x) = √(x - 1)। अब देखो डोमेन बताना है तो सब डोमेन तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, तो डोमेन आपका 1 से लेकर ∞ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आ गई रेंज की। जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो गया। अगर कुछ और रखोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी है, तो रेंज आपकी क्या बनेगी? 0 से लेकर पॉजिटिव ∞ तक। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, सी ऑप्शन बन रहा है। 33 में f(x) दिया आपको x - 2 और 2 - x। तो यहाँ पर देखो x - 2 और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के आप इसको x ऐसे लिख सकते हो। लेकिन जब आपको डोमेन बताना होगा तो डोमेन में ध्यान रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x - 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो डोमेन क्या आएगा? आप रियल नंबर कुछ भी रख दो 2 को छोड़कर, तो ये तो डोमेन आ गया। अब यहाँ वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू तो यहाँ सेम ही रहेगी भाई, कटने के बाद तो आपके पास -1 ही आएगा, यानी रेंज में और कुछ आंसर आ ही नहीं सकता -1 के अलावा। तो इसमें ऑप्शन क्या बन गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। 34 देखो, यहाँ भी डोमेन रेंज है,
एफ एक्स कह रहा है कि भाई एक्स अपॉन में मॉड एक्स है, तो यहाँ पर मॉड एक्स है तो एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी रख लो, बस जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो जीरो आ जाएगी, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो डोमेन है आपका वो रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आ गया। ठीक है, अब बात आ गई किसकी, रेंज की। रेंज इसकी क्या आ सकती है, मॉडुलस जो होता है आपको प्लस वैल्यू भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है, यानी इसका मॉडुलस आप हटाओगे तो प्लस एक्स भी हो सकता है माइनस एक्स भी हो सकता है, तो रेंज आ गई आपकी -1 और +1, जो भी आएगी बस ये दो वैल्यू आएंगे और कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स है ये भी एक्स है। 35, इसमें भी डोमेन रेंज पूछी है आपसे, एफ एक्स आपको दे रखा है 2 माइनस मॉड ऑफ x -5, तो डोमेन तो यहाँ पर कुछ भी रियल नंबर रख लो, क्या फ़र्क पड़ना है, ना तो कोई रूट दे रखा है ना डिनोमिनेटर दे रखा है, तो सारे रियल नंबर आ गए। रेंज क्या आएगी, अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखोगे, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। अब 2 में से यहाँ माइनस लग रहा है, तो 2 मान लो मैं 0 लेता हूँ, तो 2 - 0 2 आ गया। अगर यहाँ 1 हुआ तो 2 - 1 1 आ गया। अगर यहाँ पर 2 हुआ तो 2 - 2 0 हो गया। तो क्या हो रहा है, वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होती जा रही है, जैसे जैसे यहाँ वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। अब डिक्रीज़ होके कहाँ तक जाएगी, -∞ तक। तो रेंज आपकी क्या बन गई, -∞ से लेकर 2 तक। तो ये डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन अगर हम प्रॉपर मेथड से करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस होंगे या वैल्यू पुट करके देख लो, सिंपल 4 ऑप्शन है, चारों में से रख के देख लो, किसी को बड़े आराम से पता लग जाएगा क्या डोमेन है क्या रेंज है। बेसिक्स पता होना चाहिए, रूट के अंदर अगर टर्म है तो माइनस कभी नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस ये 2 चीज़ ध्यान रखो। 36 क्वेश्चन है, इसमें 3 सेट का क्वेश्चन है ये। 40 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 21 हैड टेकन मैथ्स, 16 हैज़ फिजिक्स एंड 15 हैड टेकन केमिस्ट्री, 7 had taken maths chemistry, 12 had taken maths and physics, 5 had taken physics and chemistry and 4 had taken all the 3 subject। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हो तो वेन डायग्राम से करो, बड़े चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा ये। 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करो। कहता 4 had taken all the 3 सब्जेक्ट। जो ऑल द 3 सब्जेक्ट वाला जो हिसाब किताब है वो यहाँ पर बन रहा है, ये वाला रीज़न ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर उससे पीछे आते हैं 5 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 5 दे रखे हैं, 5 में से 4 तो यहाँ ही गए, तो 1 यहाँ बच गया। 12 हैं जो मैथ्स और फिजिक्स लेते हैं, मैथ्स और फिजिक्स 12 लेते हैं, 12 में से 4 इधर चले गए, बच गए 8। 7 मैथ्स और केमिस्ट्री ले रहे हैं, 7 में से 4 इधर चले गए, बच गए 3। 15 केमिस्ट्री ले रहे हैं, अब केमिस्ट्री में 15 है टोटल, ये 15 होनी चाहिए, 15 में से 8 तो यही हो गए, बच गए 7, वो इधर आ गया। 16 है फिजिक्स, तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 और 3 16। मैथ्स में 21, 8 + 4 12 और 3 15, 15 में कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 21 हो जाएगा। तो सारे के सारा डाटा आपका पास आ गया। अब बस आपको आंसर देने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन मैथ्स ओनली 6, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 6। सेकंड में द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ली है भाई ने लेकिन मैथ्स नहीं लिया, तो फिजिक्स मैथ्स में ये 4 चले गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 1 है, तो आंसर आ गया आपका इसका 1। थर्ड में कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तीनों में से एक ही सब्जेक्ट लिया है, तो एक सब्जेक्ट वाला 6 इधर है, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 आ गया। फोर्थ पार्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, तो ये सारे भाई सब आएंगे उसमें, क्योंकि इन्होंने तो 1 लिया है, इन्होंने 2 लिए हैं, इसने तीनों ले लिए, ज़्यादा होशियार है ये। तो इसने एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक तो लिया हो, 2 लेने वाले भी आगे, 3 लेने में आगे, सबको ऐड कर दो। 6 + 8 + 3 + 4 + 3 + 1 + 7, सबको ऐड करेंगे, आपके पास आंसर बनेगा 32।
और फिफ्थ में कहता है भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट, में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है, कुछ और ही लिया है भाई उन्होंने। तो टोटल सर्वे था कितने, 40 स्टूडेंट का, 40 में से 32 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, बाकी कितने बच गए, 8 स्टूडेंट ऐसे बच गए जिन्होंने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो 37 में कहता है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई वो सेट है जिसमें जितने लोग इंडिया के हैं वो वोट कास्ट अपना कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन आई एज, रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, आर इक्वल्स टू P1 P2 अब यहाँ पर जो P1 P2 है वो क्या है, P1 एंड P2 यूजेस देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन, जिन्होंने अपना वोटिंग राइट इसमें इस्तेमाल किया। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में कहता है मिस्टर एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु डिड नॉट कास्ट हिज वोट, ए ने अपना वोट नहीं दिया। वाइल हिज नेबर मिस्टर वाई यूजेज हिज वोटिंग राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब वाई ने जो अपना वोटिंग राइट है वो दिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कहता है एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू आर, नहीं होगा क्योंकि एक्स ने तो दिया ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक्स एंड वाई बोथ आर डजंट बिलोंग्स टू आर, ये हो सकता है क्योंकि इसमें जो एक्स है उसने तो वोट नहीं दिया है तो बिलोंग तो करेगा नहीं वो। तीसरा ऑप्शन देखते हैं पहले, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स यानी जिसने वोट नहीं दिया था वो आर को बिलोंग कैसे करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन है कहता है वाई वाई डजंट बिलोंग्स टू आर, वाई ने तो भाई वोट दिया था वो तो बिलोंग करेगा, ये कह रहा है बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचता है एक्स वाई डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि उसमें एक ने वोट किया था एक ने वोट नहीं किया था तो वो रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसका फर्स्ट पार्ट का, कि एक्स वाई डजंट बिलोंग्स टू आर। सेकंड में कहता है एज मिस्टर वाई यूजेज हिज वोटिंग राइट एंड हिज वाइफ डब्ल्यू आल्सो कास्ट हर वोट, वाइफ ने भी दिया वाई ने भी दिया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वाई बिलोंग्स टू आर। आप चाहे वाई डब्ल्यू लिख लो या डब्ल्यू वाई लिख लो, दोनों ने वोट दिया है ना भाई, तो दोनों को जैसे मर्जी आगे पीछे करके लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, बी में कह रहा था कि भाई डब्ल्यू वाई तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई डब्ल्यू बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वोट तो दिया है ना तो बिलोंग करेगा। सी में कह रहा दोनों बिलोंग नहीं कर रहे, ये और भाई साहब है। और डी में नन ऑफ द अबव, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड में कहता थ्री फ्रेंड F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तीनों ने वोट दिया, तीनों ने वोट दिया तो देखो F1 F2 वो भी बिलोंग करेगा, F2 F2 वो भी बिलोंग करेगा, F3 F3 वो भी बिलोंग करेगा, तो पहला ही ऑप्शन आ गया इसमें। बाकी ऑप्शन में किसी में बिलोंग F1 F1 कर रहा है, किसी में F1 F3 बिलोंग नहीं कर रहा है, किसी में F2 F2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन है। फोर्थ में कहता है फॉर द अबव डिफाइंड रिलेशन विच इज़ ट्रू, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। तो ये आंसर इक्विवेलेंस है। अगर P1 P2 बिलोंग कर रहे हैं मतलब P1 P2 अगर वोट कास्ट कर रहे हैं तो P1 P1 भी वोट कास्ट करेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर P1 P2 कर रहा है तो P2 P1 भी करेगा, सिमेट्रिक हो गया। अगर P1 P2 वोट कास्ट कर रहे हैं, P2 P3 भी वोट कास्ट कर रहा है तो P1 P3 भी तो वोट कास्ट ही कर रहा है, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब तीनों ही चीज़ हो गई तो वही रिलेशन आपका इक्विवेलेंस बनेगा ही बनेगा। फिफ्थ में कहता है मिस्टर श्याम एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019 देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टर श्याम ने अपना वोटिंग राइट यूज़ किया, तो अब यहाँ पर कहता है कि फैमिली मेम्बर ऑफ मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम जो है वो उसके जो फैमिली देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टर श्याम खुद की फैमिली का मेम्बर तो है ही है, तो ये तो करेगा ही करेगा। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन भी है, वोटिंग कर रहा है तो एलिजिबल वोटर है, वोट दिया है तो एलिजिबल वोटर भी है। ऑल दोज एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, जितने भी एलिजिबल वोटर हैं वो सब अपने वोट को कास्ट करते हैं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो है इसका बेस्ट सूटेड होगा। बाकी ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट सूटेड होगा। ठीक है, ऑल दोज एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, एलिजिबल वोटर तो हैं लेकिन जिन्होंने अपना वोट डाला भी तो है। ठीक है, उससे पहले में कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा था कि जैसे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर मिस्टर श्याम तो है
लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना सब ने वोट डाला हो। एलिजिबल वोटर हो सकता है, एलिजिबल वोटर वो हो लेकिन वोट ना डाला हो, लेकिन वहाँ तो कह रहा है एलिजिबल वोटर भी है और उसने वोट डाला भी है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बनेगा। 38 में कहता है एफ और जी दो आपके पास फंक्शन है। एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, जी एक्स है 3 माइनस 2x। डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है? एफ का डोमेन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दो, तो बी ऑप्शन हो गया। डोमेन ऑफ 1 बाय जी, 1 बाय जी का मतलब हो गया 1 बाय 3 माइनस 2x, तो ये डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, 3 माइनस 2x जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको आप 2x को उधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। ए ऑप्शन बन गया इसका। डोमेन ऑफ f प्लस जी, f प्लस जी दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ तो आप कुछ भी रख सकते हो, कंडीशन तो इधर है क्योंकि यहाँ रूट है, तो इसका डोमेन क्या था? ये था, तो इसका डोमेन भी ये रहेगा। डोमेन ऑफ g अपॉन एफ, g अपॉन एफ मतलब इसको आप ऊपर रखोगे और इसको नीचे रखोगे। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो रूट की कंडीशन तो ये थी, लेकिन अब एक कंडीशन और जुड़ गई कि ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 रखते हैं तो उससे जीरो हो रहा है, तो 1 को छोड़ दो भाई, तो रेंज इसकी क्या बनेगी? डोमेन क्या बनेगा? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 पर भी ओपन इंटरवल लगा दो क्योंकि 1 इसका मतलब हमने छोड़ दिया है। डोमेन ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी निकालना पड़ेगा पहले। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या आपके पास? 3 माइनस 2x, इसको एफ एक्स में डालो इधर, x की जगह 3 माइनस 2x माइनस 1, 3 माइनस 1 आ गया 2। अब रूट के अंदर 2 माइनस 2x है, तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, इसको आप उधर लेके जाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गई। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 कहाँ तक? यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ये इसका डोमेन आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हम ये MCQ क्वेश्चन जो है सेट्स रिलेशन फंक्शन के वो फिनिश कर दें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में सेट्स रिलेशन के क्वेश्चन को समझने में, करने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।